गाइस, दिस इज योर यश भैया एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस लेक्चर में हम लोग क्लास 10 के चैप्टर लाइट से स्फेरिकल मिरर्स के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और देखेंगे कि स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन किस प्रकार होता है। तो चलो चांद सितारों शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि स्फेरिकल मिरर्स होते क्या हैं। तो देखो, अगर मान लो मैं कोई भी हॉलो स्फीयर ले लूं ग्लास का बना हुआ, ठीक है, और उस हॉलो स्फीयर का कोई भी हिस्सा मैं एज अ मिरर यूज करने लगूं, तो ऐसे मिरर को हम स्फेरिकल मिरर बोलेंगे। एग्जाम्पल से समझो, जैसे मान लो ये एक हॉलो स्फीयर है, ठीक है। हॉलो स्फीयर का मान लो मैंने कोई एक हिस्सा ले लिया, फॉर सपोज ये इधर वाला पार्ट ले लिया, या मान लो इधर वाला पार्ट ले लिया, और अगर इतने हिस्से को मैं एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए यूज कर रहा हूं, तो ये जो मेरा मिरर ए बी बनेगा, ये मिरर ए बी मेरा एक स्फेरिकल मिरर होगा। बात समझ में आ रही है? या अगर इतने हिस्से से मैं लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा हूं, इतने हिस्से को मैं एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस यूज कर रहा हूं, तो उसे भी मैं सीडी को एक स्फेरिकल मिरर बोलूंगा। बात समझ में आ रही है? तो एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बड़े से हॉलो स्फीयर का एक हिस्सा मात्र होता है, ऐसे मिरर को हम स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। देखो, यही तो नहीं लिखा हुआ है, अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास इज अ स्फेरिकल मिरर। हो गई डेफिनेशन। अब ये स्फेरिकल मिरर दो टाइप का होता है। पहला होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, देखो, ऐसा मिरर जहां पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बेंट इन सरफेस से होती है। किस सरफेस से होती है? बेंट इन सरफेस से होती है। ऐसे मिरर को हम कॉनकेव मिरर बोलते हैं। ठीक, जैसे फॉर सपोज मान लो ये एक मिरर है, ठीक, और ये जो बने हुए हेयर्स, ये डिजाइन नहीं है, ये बाल नहीं है, ये हेयर्स बता रहे हैं कि इस तरफ हमने मिरर में सिल्वर कोटिंग की हुई है, ठीक है। और अगर मान लो लाइट का रिफ्लेक्शन अंदर वाले सरफेस से, भाई अंदर वाला सरफेस क्या है? बेंट इन सरफेस है, एक तो बेंट है और अंदर वाला है ना। तो अगर लाइट का रिफ्लेक्शन इस अंदर वाले सरफेस से होगा, तो हम बोलेंगे कि ये मिरर एक कॉनकेव मिरर है। तो ये वाला अगर हमारा सरफेस बेंट इन सरफेस है, तो इसी को मैं क्या बोल सकता हूं कि यही मेरा कॉनकेव सरफेस है और इसी से मेरी लाइट का रिफ्लेक्शन होने वाला है। ठीक, वही मान लो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा? जस्ट इसका उल्टा, मतलब लाइट का जो रिफ्लेक्शन है वो बाहर वाले सरफेस से या बल्जिंग आउट सरफेस से होगा। किस सरफेस से होगा? बल्जिंग आउट सरफेस से, ठीक है, या बाहर वाले सरफेस से। तो अब की बार ये जो मिरर है, इसमें इस अंदर की तरफ सिल्वर कोटिंग की हुई है, ठीक है, अंदर की तरफ सिल्वर कोटिंग की हुई है, और ये वाला जो सरफेस है ये मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस या कॉन्वेक्स सरफेस है। तो अगर ऐसा हमें मिरर मिल जाए जिसमें बल्जिंग आउट सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, तो हम कह देंगे कि ये एक कॉन्वेक्स मिरर होता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अब देखिए, यहां डेफिनेशन लिखी है, a spherical mirror in which reflection of light takes place through the bent-in surface, और कॉन्वेक्स मिरर की डेफिनेशन लिखी है, a spherical mirror in which reflection of light takes place through the bulging out surface। बात समझ में आ रही होगी। और एक बात और, ये जो दोनों ही मिरर्स हैं, इन दोनों ही मिरर्स किस कॉन्सेप्ट पर वर्क कर रहे हैं? इन दोनों ही मिरर्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कॉन्सेप्ट पर वर्क कर रहे हैं। लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तभी इमेज बन रही है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे और कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स मिरर से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू हो जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पे स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स, कुछ डेफिनेशंस दी हैं, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन है हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर की। अब किसी भी स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो उसको समझने के लिए यहाँ पर देखो, एक स्फेरिकल मिरर डैश कंसिडर किया गया है। ठीक, अब क्योंकि इसमें रिफ्लेक्शन हमारा बेंट इन सरफेस से हो रहा है, तो ये मिरर कैसा मिरर है? ये मिरर एक कॉनकेव मिरर है। ऑलराइट, ये मिरर एक कॉनकेव मिरर है। अब देखो, ये जो मिरर है डैश, मान लो कि वो जिस स्फीयर से निकाला गया होगा वो पूरा का पूरा स्फीयर यहाँ पे ड्रॉन है। ठीक, अब हमने क्या किया? हमने कहा ये जो पॉइंट सी है, ये इस पूरे स्फीयर का सेंटर पॉइंट है। तो हमारा पूरा स्फीयर का जो सेंटर पॉइंट होता है, भाई मिरर जिस पूरे स्फीयर का हिस्सा है, उस पूरे स्फीयर का जो सेंटर पॉइंट होता है, वही इस मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। ठीक, तो मिरर डैश का सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट सी होगा। ठीक, तो यहां थोड़ा सा लिख लेते हैं कि पॉइंट सी क्या है? पॉइंट सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो, डेफिनेशन भी यही लिखी हुई है, द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट।
उस हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास का सेंटर, जिसका मिरर एक हिस्सा मात्र है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है, सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगला है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखो ये जो पूरा स्फीयर है, इस पूरे स्फीयर का जो रेडियस होगा वही हमारा इस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। तो पूरे स्फीयर का रेडियस क्या है, सीपी। तो सीपी हमारा जो है, सीपी हमारा जो है, ये हमारा क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ऑलराइट, सीपी हमारा जो है ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अब देखो यहां पर डेफिनेशन यही लिखी है, द रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा पोल। पोल को हम कैपिटल लेटर पी से रिप्रेजेंट करते हैं। मिरर का जो सेंटर पॉइंट होता है उसको हम पोल बोलते हैं। याद करो सेंटर ऑफ कर्वेचर में हम स्फीयर का सेंटर सी ले रहे थे, अब की बार मैं मिरर mm डैश का सेंटर पॉइंट पी लूंगा। ये मेरे मिरर का सेंटर पॉइंट है और इसी को मैं पोल बोलूंगा। ठीक, तो पॉइंट पी क्या है, पॉइंट पी मेरी पोल है। अब देखो यहाँ यही चीज लिखी है, द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। ठीक है, आगे देखो दिया है प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है। देखो एक ऐसी सीधी स्ट्रेट लाइन जो कि मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास करती है उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो एक्स वाई लाइन है ये एक ऐसी सीधी लाइन है, भाई आड़ी तिरछी थोड़ी ना, सीधी है, सीधी लाइन है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास कर रही है। तो इसी एक्स वाई लाइन को मैं क्या बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं कि यही मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है। ऑलराइट, इसके बाद देखो प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन दी है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सी एंड पी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी है अपर्चर की। यह आपके लिए नई है, आपने अपनी जूनियर क्लासेस में इसको बिल्कुल नहीं पढ़ रखा है, तो बहुत ध्यान से सुनना। देखो किसी भी मिरर का वो हिस्सा जिससे लाइट का रिफ्लेक्शन वाकई में होता है उसे हम मिरर का अपर्चर बोलते हैं। आई रिपीट, किसी भी मिरर का वो हिस्सा जिससे लाइट का रिफ्लेक्शन वाकई हो रहा होता है उसे हम अपर्चर बोलते हैं मिरर का। जैसे यहां पर देखो M से मिरर शुरू हो रहा है, M डैश पे मिरर खत्म हो जा रहा है, तो MM डैश ही वो हिस्सा है ना जिससे लाइट का रिफ्लेक्शन होगा। जब लाइट इतने हिस्से पे पड़ेगी तभी तो वो रिफ्लेक्ट होगी। तो MM डैश क्या है, मिरर का अपर्चर है। अच्छा, MM डैश को हम मिरर का साइज भी तो बोल सकते हैं। मिरर M से शुरू हो रहा है, M डैश पे खत्म हो रहा है, तो ये मिरर का साइज भी है। तो अपर्चर ऑफ मिरर को हम साइज ऑफ मिरर भी बोलते हैं। देखो यही चीज लिखी है, दैट पोर्शन ऑफ अ मिरर फ्रॉम विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली टेक्स प्लेस इज कॉल्ड द अपर्चर। इट रिप्रेजेंट्स द साइज ऑफ अ मिरर। ओके, जैसे मान लीजिए एमसीक्यू में पूछ लेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द साइज ऑफ द मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल या अपर्चर। तो करेक्ट आंसर टू दैट विल बी अपर्चर। समझ में आ रही है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं और मिरर्स के लिए हम प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब देखिए प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर्स इमेज का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो ध्यान से देखो, जो कॉनकेव मिरर होता है ये कॉन्वर्जिंग नेचर का होता है, यानी कि जब रेज ऑफ लाइट किसी भी कॉनकेव मिरर पर पड़ती हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद ये एक पॉइंट पर मीट करती हैं। कैसे, आओ समझते हैं। जैसे मान लो ये कॉनकेव मिरर है और मान लो पैरेलल रेज ऑफ लाइट इस मिरर पर पड़ रही हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब जब पैरेलल रेज ऑफ लाइट इस मिरर पर पड़ेंगी तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कहेंगी कि मजा नहीं आ रहा जिंदगी में, मिलना है हमको, तो ये जो है कुछ इस तरीके से एक पॉइंट पर आकर कॉन्वर्ज कर जाएंगी। बात समझ में आ रही है आपको। ठीक है, और आप डायरेक्शन भी दिखाएंगे एरो की हेल्प से, कुछ इस तरीके से। ठीक, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट हमें मिला है जिस पर सारी रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद आकर मिल रही हैं, कॉन्वर्ज कर रही हैं, इसी को हम प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं और F से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर से समझ लो, एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पर सारी की सारी पैरेलल रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद आकर मिल जाती हैं, उसी पॉइंट को हम मिरर का प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। ठीक, और यहाँ पर पोल और फोकस के बीच में जो PF डिस्टेंस है, इस PF डिस्टेंस का नाम फोकल लेंथ होता है। इसी PF डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ बोलते हैं, P और F के बीच के डिस्टेंस को। देखो यही चीज लिखी है, इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच ऑल द रेज पैरेलल टू द मिरर कॉन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक, और फोकल लेंथ में लिखा है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। क्लियर है आपको, समझ में आ रहा है। प्रिंसिपल फोकस को कैपिटल F से और फोकल लेंथ को स्मॉल f से रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, एक तरीका और है, जैसे मान लो ऊपर से रोमियो जा रहा था, नीचे से जूलियट आ रही थी,
दोनों ने कहा कि यार मिलना तो है ना, जन्म ही मिलने के लिए हुआ था, तो रिफ्लेक्शन के बाद दोनों आकर पॉइंट एफ पर मिल जाएंगे और इसी पॉइंट एफ को हम प्रिंसिपल फोकस बोल देंगे। लेकिन ऐसा हमारे इस मिरर कॉन्वेक्स मिरर में नहीं होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग नेचर का होता है। इस केस में हमारे रोमियो और जूलियट कहते हैं हमें नहीं मिलना, मिलने के लिए नहीं पैदा हुए थे, है ना। कैसे आप समझते हैं, यहाँ पर जब पैरेलल रेज ऑफ लाइट जाएंगी और मिरर पर पड़ेंगी कुछ इस तरीके से, तो होगा क्या, रिफ्लेक्शन के बाद ये जो है डाइवर्ज कर जाएंगी। देखो कुछ इस तरीके से ये रेज ऑफ लाइट अलग अलग डायरेक्शन में चली जाएंगी, ठीक। अब ये तो कहीं मिली ही नहीं, लेकिन अगर हम इन रेस को पीछे एक्सटेंड कर सकते होते, कुछ इस तरीके से अगर हम इन रेस को पीछे एक्सटेंड कर सकते होते, तो ये रेज इस पॉइंट एफ पर मीट कर जाती और इसी पॉइंट एफ को हम प्रिंसिपल फोकस बोल देते, ठीक। और यहां पर भी पी और एफ के बीच का जो डिस्टेंस है वही हमारा फोकल लेंथ हो जाता, ठीक है। तो फोकल लेंथ हमारी यहाँ पर भी पी एफ ही रहेगी। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट हैं वो अपीयर कर रही हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि वो मीट कर रही हैं, दे आर जस्ट अपीयरिंग टू मीट, है ना। तो ऐसा पॉइंट जिस पर हमें ऐसा लगता है कि पैरेलल रेज ऑफ लाइट मीट कर रही हैं रिफ्लेक्शन के बाद, उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। लेकिन याद रखो ये रेज कहीं भी मीट नहीं करती हैं। देखो यही चीज लिखी है, इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम विच पैरेलल रेज अपीयर टू डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन। देखो ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर अगर हम देखें तो हमें ऐसा लगेगा कि इसी पॉइंट से रेज जो है निकल रही हैं और डाइवर्ज हो जा रही हैं, अलग अलग डायरेक्शन में चली जा रही हैं। फोकल लेंथ का डेफिनेशन वही है पुराना वाला, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस इज कॉल्ड द फोकल लेंथ ऑफ मिरर। तो है एकदम सिंपल, लेकिन एक चीज याद रखो कि मेरा जो कॉनकेव मिरर है इसका प्रिंसिपल फोकस रियल है, तो इसके पास रियल फोकस होता है, जबकि यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर के केस में रियल फोकस नहीं है, वर्चुअल फोकस है। रेज वाकई में मीट नहीं कर रही, इसलिए वर्चुअल फोकस होगा, ठीक है। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में ना एक छोटा सा रिलेशन होता है। वो ये होता है कि किसी भी मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, ठीक। तो अगर f फोकल लेंथ है और r रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो f इज इक्वल टू r/2 हमारा फॉर्मूला बन जाता है। अब इसी फॉर्मूले पर एक छोटा सा क्वेश्चन दिया है, कह रहा है इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर फाइंड इट्स फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 20 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ बताओ। तो ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है भाई, r का वैल्यू 20 सेंटीमीटर दिया है तो हम भी कहेंगे कि f जो है वो r/2 होता है, तो वो 20/2 यानी कि 10 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो हो सकता है एक आध मार्क्स में एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ जाए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जब भी किसी कॉनकेव मिरर से कोई भी रे ऑफ लाइट पास करती है तो उस रे ऑफ लाइट के रिफ्लेक्ट बैक होने से रिलेटेड कुछ रूल्स होते हैं। उन रूल्स को हमें समझना है क्योंकि इन रूल्स का हम आगे एप्लीकेशन करेंगे। तो चलो देख लेते हैं। देखो सबसे पहला रूल ये कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और वो इस तरीके से कॉनकेव मिरर पे पड़ रही है, तो इसके बाद जब इसका रिफ्लेक्शन होगा तो ये रे ऑफ लाइट फोकस से पास कर जाएगी। बात समझ में आ रही है। रे ऑफ लाइट क्या थी, इनिशियली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, जब ये मिरर से रिफ्लेक्ट बैक होगी तो ये प्रिंसिपल फोकस से पास कर जाएगी। ऑलराइट। दूसरा जो रूल है वो ये कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसी है जो मिरर के प्रिंसिपल फोकस से पास कर रही है, मान लीजिए कोई रे ऑफ लाइट है वो मिरर के प्रिंसिपल फोकस से पास होती हुई मिरर पर पड़ी, है ना। अब इसके बाद जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक। मतलब कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से पास करेगी, अगर फोकस से पास कर रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक। इसके बाद तीसरा रूल ये है कि अगर मान लो कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती हुई मिरर पर पड़ी, ये मेरी इंसिडेंट रे है ना, इंसिडेंट रे मिरर पर पड़ रही है, तो ये अलोंग द सेम पाथ रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। मतलब ये इसी पाथ के अलोंग मिरर पे पड़ी है, इसी पाथ के अलोंग ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ठीक। और लास्ट रूल ये है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट मिरर के पोल पर इंसिडेंट कराई जाती है, ठीक है, अगर कोई रे ऑफ लाइट मिरर के पोल पर इंसिडेंट कराई जाती है और ये एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, तो यहां पर ये इतना ही एंगल बनाते हुए इस तरीके से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ठीक। ये वाला हमारा एंगल आर होता है तो यहां पर हमारा एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा।
ठीक है, मतलब अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल पे इंसिडेंट कराई जा रही है तो जितने एंगल पे इंसिडेंट कराई गई है उतने ही एंगल पे ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ इस तरीके से जैसा डायग्राम में दिख रहा है। ऑलराइट, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशंस के लिए हमें कॉनकेव मिरर में अलग अलग तरीके की इमेजेस मिलेंगी। इसमें हम उन्हीं रूल्स का यूज करेंगे जो अभी अभी हम पढ़कर आए हैं। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले हमने लिया है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द पोल एंड फोकस, ये पोल है, ये फोकस है और ऑब्जेक्ट कहीं बीच में पड़ा हुआ है ना। तो अब भाई मान लेते हैं पहली जो रे ऑफ लाइट निकली वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, तो रूल के हिसाब से ये रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगी, तो हम इसको कुछ इस तरीके से फोकस से पास करा देंगे और एरो से शो कर देंगे कि ये फोकस से पास कर रही है। जो दूसरी रे ऑफ लाइट है, मान लेते हैं कि ये कर्वेचर के अलोंग जो है हमारी मिरर पर पड़ रही है कुछ इस तरीके से। ठीक, तो भाई रूल ये कहता है कि ये जिस पाथ से आई है उसी पाथ से ये वापस लौट जाएगी, है ना। अब देखो ये जो दोनों रेज ऑफ लाइट है ये डाइवर्जिंग है ना, ये कहीं भी नहीं मिलेंगी क्योंकि ये तो डाइवर्ज हो रही है। लेकिन अगर हम इन दोनों रेज को कुछ ऐसे पीछे एक्सटेंड करें, कुछ ऐसे पीछे एक्सटेंड करें, तो यहां पर देखो हमको इमेज मिल रही है, ए बी ऑब्जेक्ट की इमेज हमको यहां पर मिल रही है, ए डैश बी डैश। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी इमेज फॉर्म हो जाएगी। अब इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहली चीज देखो, इमेज जो है मिरर के उस साइड बनी है। ठीक है, तो मिरर के उस साइड बनी है, रेस ने वाकई में तो मीट किया नहीं है, तो ये एक वर्चुअल इमेज है। ठीक है, वर्चुअल होने के साथ साथ ये इमेज इरेक्ट है। देखो इसका, देखो एरो ऊपर है तो इमेज का भी एरो ऊपर बना है ना। ऐसा नहीं हुआ है कि ऑब्जेक्ट तो ऐसे था इमेज ऐसे बन गई हो, ऑब्जेक्ट भी ऐसी है इमेज भी ऐसे ही बन रही है, इसीलिए हम कहेंगे कि इमेज इरेक्ट है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक हमें इमेज की मिली कि ये एक वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है। ऑब्जेक्ट बेचारा छोटा था और इमेज देखो कितनी बड़ी बनी है, तो ये एनलार्ज्ड इमेज है, एनलार्ज्ड इमेज है। ठीक है, या हम इसी को बोलते हैं मैग्नीफाइड इमेज है, मैग्नीफाइड इमेज है। और तीसरी देखो इमेज बन कहां रही है? बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रही है। तो तीसरी और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि इमेज हमारी बिहाइंड द मिरर बन रही है। ठीक, इसी तरीके से अब हम दूसरा केस डिस्कस करेंगे जब हमारा ऑब्जेक्ट बेचारा फोकस पर ही पड़ा है। तो ऑब्जेक्ट देखो फोकस पर पड़ा हुआ है, इसका नामकरण कर देते हैं, मान लो ये ऑब्जेक्ट ए बी है। ठीक, अब जब पहली रे ऑफ लाइट जाएगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, तो कुछ इस तरीके से जाएगी। ठीक, ये बेटा रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगी, तो इसको फोकस से पास करा देते हैं कुछ इस तरीके से, एरो से हम शो कर देंगे। जो दूसरी रे ऑफ लाइट है वो कर्वेचर के अलोंग पड़ेगी मिरर पर, तो जब ये कर्वेचर के अलोंग देखो मिरर पे पड़ेगी तो कुछ इस तरीके से जाएगी। राइट, अब मुझे जो दिख रहा है कि यहां पर ये दोनों रेज ऑफ लाइट एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, पैरेलल रेज हैं, ना इसको पीछे एक्सटेंड करने पे ये रेस कहीं मिलेंगी, ना इस तरफ एक्सटेंड करने पे ये रेस कहीं मिलेंगी। इन रेस का मिल पाना वास्तविकता में संभव नहीं है, लेकिन हम ये मान लेते हैं कि कहीं ना कहीं कोई पॉइंट इंफिनिटी पर होगा जिस पर ये रेज इस तरफ जाते 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 कहीं ना कहीं मिल जाएंगी। ठीक है, तो हम कहेंगे कि जो इमेज बनेगी वो कहीं इंफिनिटी पर बनेगी। कहां बनेगी? इंफिनिटी पर बनेगी। ठीक है, लेकिन हमें इमेज दिख नहीं रही है। तो अब की बार हमारी इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी? पहली कैरेक्टरिस्टिक होगी कि इमेज रियल है, रियल होने के साथ साथ इमेज इन्वर्टेड होगी। अब तुम कहोगे आपको कैसे पता चल गया इमेज इन्वर्टेड है? देखो बेटा इमेज इस साइड बन रही है, क्या जहां पर भी इमेज बनेगी कुछ ऐसी ही तो होगी। देखो ऑब्जेक्ट में एरो अपवर्ड है, इमेज में एरो डाउनवर्ड होगा, है ना, तो ये एक इन्वर्टेड इमेज बनेगी। ठीक, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है कि जो इमेज बन रही है वो हाईली एनलार्ज्ड होगी, हाईली मैग्नीफाइड होगी, बहुत ही बड़ी होगी, तो हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड। ऑलराइट, इसके बाद हमारी तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है कि इमेज बन कहां रही है? तो इमेज बन रही है एट इंफिनिटी। ठीक, तो ये हमारी हो गई कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इमेजेस की। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट केस देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट केस में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कर्वेचर और फोकस के बीच में पड़ा है, तो देखते हैं कि इमेज कैसे बनेगी। पहले केस में तो मेरी रे ऑफ लाइट टकबक करते हुए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और बेचारी फोकस से कुछ इस तरीके से पास कर जाएगी। ठीक, जो दूसरी रे ऑफ लाइट है वो अलोंग द कर्वेचर जाएगी मिरर पे पड़ने के लिए, तो ये कुछ इस तरीके से जाएगी। ठीक है, और ये भी अलोंग द सेम पाथ वापस आ जाएगी। ये रेस ऑफ लाइट इस तरफ तो डाइवर्जिंग है ना, लेकिन इस तरफ देखो अगर मैं पीछे एक्सटेंड करता हूं कुछ इस तरीके से, तो ये रेज ऑफ लाइट यहां पर मीट कर गई। दिख रहा है आपको? यहां पर ये रेज ऑफ लाइट मीट कर गई।
अगर मान लो मेरा ऑब्जेक्ट ए बी था तो यहाँ पर मेरी इमेज ए डैश बी डैश इस तरीके से बनेगी। ठीक, अब मेरी इमेज कैसी बनी है ये भी बताओ। तो मेरे हिसाब से जो इमेज है वो रियल इमेज है, क्योंकि रेज वाकई में मीट कर रही हैं और इन्वर्टेड है। देखो ऑब्जेक्ट में एरो ऊपर था, इमेज में एरो नीचे हो गया है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि रियल और इन्वर्टेड इमेज बनी है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है कि इमेज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। तो लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, या हम मैग्नीफाइड भी लिख सकते थे इसको, है ना। और कहां पर बनी है इमेज? इमेज देखो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के भी पीछे बनी है। तो इमेज हमारी बन रही है बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। ठीक, नेक्स्ट केस में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख दिया गया है। तो वही पहली रे टकबक टकबक करती हुई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई और फोकस से पास कर गई, कुछ इस तरीके से। ठीक, जो दूसरी रे है अब उसको हम कर्वेचर से पास नहीं कराएंगे, क्योंकि करा ही नहीं सकते ना। अब की बात तो मेरा ऑब्जेक्ट ही कर्वेचर पे है, कैसे मैं कर्वेचर से पास कराऊं? तो दूसरी रे ऑफ लाइट को मैं फोकस से पास कराऊंगा। ठीक, तो जब मैं ऐसा करूंगा, मैंने दूसरी रे ऑफ लाइट को फोकस से पास कराया, तो जब ये दोनों रेज ऑफ लाइट देखो अब कहां पर मीट कर रही हैं। देखो ये जो दोनों रेज ऑफ लाइट हैं वो हमारी कर्वेचर पर ही मीट कर जा रही है। ठीक, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी कर्वेचर पे था और इमेज भी कर्वेचर पे ही बनी है। तो अगर ऑब्जेक्ट मेरा ए बी था, है ना, तो इमेज देखो ए डैश बी डैश बनेगी। ठीक, तो इमेज कैसी बन रही है? मेरे हिसाब से तो ये एक रियल इमेज है और इन्वर्टेड है। तो यहां हम लिखेंगे कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है। ठीक, दूसरी बात कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के सेम साइज की है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उतनी बड़ी इमेज भी है। तो ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि इमेज बन कहां पर रही है? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन रही है, तो एट सी। ठीक, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब हम नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट केस में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सी के भी बियॉन्ड है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के भी पीछे पड़ा हुआ है। तो मान लेते हैं कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, फॉर सपोज ए बी इसका नाम है, बढ़िया लग रहा है देखने में। तो अब इससे जब इमेज बनेगी तो पहली रे ऑफ लाइट तो टकबक टकबक करती हुई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और हमेशा की तरह फोकस से पास कर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं हुई। दूसरी रे ऑफ लाइट अब कर्वेचर से ही पास करने वाली है, तो ये जब कर्वेचर से पास करेगी तो कुछ इस तरीके से करेगी, है ना। और यहाँ पर ये देखो, ये जब लड़ जाएगी हमारे मिरर से तो रिफ्लेक्ट बैक होगी अलोंग द सेम पाथ। ठीक है, और अपने ही पाथ को फॉलो करती हुई वापस आ जाएगी। तो अब की बार देखो ये जो दोनों रेज ऑफ लाइट हैं, ये रेज ऑफ लाइट मिली तो हैं, कहां पर मिली है? इस पॉइंट पर मिली है। तो मेरी जो इमेज बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी। ठीक है, ए डैश बी डैश। ठीक, तो अब की बार मेरी इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बताइए? मेरी इमेज अब की बार इन्वर्टेड है और रियल है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक है रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक, जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि जो इमेज है वो बन कहां पर रही है? कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो बिटवीन द कर्वेचर एंड द फोकस, कर्वेचर एंड फोकस। ठीक, और तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है कि ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज उससे थोड़ी सी छोटी बनी है ना। तो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा जब भी इमेज हमारी ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी ना तो हम कहेंगे कि जो इमेज बनी है ये कैसी है? डिमिनिश्ड है। छोटी इमेज को हम डिमिनिश्ड इमेज भी बोलते हैं। ठीक, लास्ट केस है हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर पड़ा हुआ है। अच्छा ये बताओ, जब ऑब्जेक्ट कहीं इंफिनिटी पे पड़ा है तो क्या वो हमें दिखाई देगा? अगर कोई भी चीज बहुत दूर है तो हमें नहीं दिखेगी। तो इस केस में हमें ऑब्जेक्ट शो करने की जरूरत ही नहीं है, बस हम मान लेंगे कि दो पैरेलल रेज ऑफ लाइट उस ऑब्जेक्ट से आ रही हैं जो इंफिनिटी पर पड़ा है। जो भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर पड़ा है उससे दो पैरेलल रेज ऑफ लाइट टकबक करती हुई आई और मिरर से लड़ गई। रूल के हिसाब से ये वाली रे फोकस से पास करेगी कुछ इस तरीके से, रूल के हिसाब से ये वाली रे भी फोकस से पास करेगी कुछ इस तरीके से, है ना। तो अब की बार देखो जो दोनों रेज ऑफ लाइट हैं इनका मिलन कहां पर हुआ है? इनका मिलन इसी पॉइंट पर, फोकस पर ही हुआ है। तो यहां पर हमारी जो इमेज बनेगी वो फोकस पे ही बनेगी। ठीक, लेकिन तुम खुद ही डायग्राम में देख सकते हो कि पॉइंट साइज इमेज बन रही है, बहुत ही छोटी इमेज बन रही है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक तो इमेज की ये दिख गई कि इमेज डिमिनिश्ड है, या हम कह सकते हैं हाईली डिमिनिश्ड है, बहुत ज्यादा ही छोटी है। हाँ, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक हम कह सकते हैं कि इमेज रियल है। ठीक है, इमेज रियल है। तो अब की बार मेरी रियल इमेज बन रही है। और तीसरी कैरेक्टरिस्टिक में और क्या कह सकता हूं? इमेज बन कहां रही है? एट द फोकस, एट द फोकस बन रही है। ठीक, इसी के साथ रियल के साथ हमेशा देखो जब भी इमेज रियल होती है
तो इमेज इन्वर्टेड भी होती है, अगर वर्चुअल होती है तो इरेक्ट होती है। तो क्योंकि यहाँ रियल इमेज है तो साथ में हम लिख देते हैं कि इन्वर्टेड भी होगी, भले हमें दिख नहीं रहा है लेकिन होगी, क्योंकि रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड चलता है। बात समझ में आ रही है? अब बात ये आती है कि हमने तो बोर्ड पर बना दिया, आप एग्जाम में कैसे बनाओगे? याद नहीं रहा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो देखो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, जब आप डायग्राम बनाते हो तो स्केल से, जैसे अगर आपने पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर लिया है तो स्केल से फोकस और कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस भी 2 सेंटीमीटर लेना, और जैसे जैसे रूल्स मैंने बताए हैं वैसे वैसे रेस को पास करना। और जब तुम बनाओगे डायग्राम तो अपने आप देखोगे कि तुम्हारी इमेज सही जगह पे ही बनेगी, तुम्हारी रेस सही जगह पे ही मीट करेंगी। बल्कि पता है मेरे पास बोर्ड में बनाने में स्केल नहीं थी, मैं अंदाजे से बना रहा हूं, तो मेरे गलत होने के चांसेस हैं, लेकिन आपके पास तो स्केल है, आपके तो गलत होने के कोई चांसेस ही नहीं है चांसेदारों। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे और कॉनकेव मिरर के हमारी डेली लाइफ में क्या यूजेस हैं उसे देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो अब देखिए सबसे पहला यूज हमारे कॉनकेव मिरर्स का है कि कॉनकेव मिरर्स को हम एज शेविंग मिरर्स यूज करते हैं अपने फेस का बड़ा इमेज देखने के लिए। आपने बार्बर शॉप में देखा होगा शेविंग मिरर्स को, तो वो शेविंग मिरर्स कौन से मिरर्स होते हैं? कॉनकेव मिरर्स। और वो क्यों यूज किए जाते हैं? क्योंकि कॉनकेव मिरर में ये कैपेबिलिटी है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट की एनलार्ज्ड या बड़ी इमेज बना सकता है। वहीं जब हम कॉन्वेक्स मिरर्स में इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर किसी भी केस में एक एनलार्ज्ड इमेज नहीं बना पाता है ऑब्जेक्ट की, इसलिए जहां पर भी हमको बड़ी इमेज चाहिए होगी ना ऑब्जेक्ट की, वहां हम कॉनकेव मिरर्स का यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट देखो लिखा है बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ ऑफ पेशेंट्स, है ना। डेंटिस्ट भी कॉनकेव मिरर्स का यूज करते हैं पेशेंट्स के दांतों की बड़ी इमेज देखने के लिए। और लास्ट है कि इन टॉर्चेस एंड व्हीकल हेडलाइट्स, कॉनकेव मिरर्स का यूज टॉर्च में और व्हीकल्स की हेडलाइट्स में होता है। अब तुम सोच रहे होगे कि ये पूछा जाएगा क्या एग्जाम में बच्चों वाला? तो भाई हाँ, हो सकता है ना कोई केस स्टडी आ जाए और उसमें लास्ट में 1 मार्क्स में पूछ ले कि भाई जो भी मिरर इस केस स्टडी में यूज किया गया है उसके कोई भी 2 यूजेस लिखो। तो यूजेस मालूम ही नहीं होंगे तो कहां से लिखोगे? तो मेमोराइज कर लेना। इसके बाद देखो अब हम कॉन्वेक्स मिरर्स में पढ़ेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर्स किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन करते हैं और इमेज के फॉर्म होने के क्या रूल्स हैं। तो जैसे हमने कॉनकेव मिरर्स में पढ़ा वैसे ही हम कॉन्वेक्स मिरर्स में भी पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहला रूल ये है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट इस तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और मिरर को स्ट्राइक करती है तो रिफ्लेक्शन के बाद हमें ऐसा लगेगा कि रे ऑफ लाइट फोकस से पास कर गई है। जैसे सपोज जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो ऐसे चली जाएगी, लेकिन जब हम इसे पीछे एक्सटेंड करेंगे तो हमको ऐसा लगेगा कि रे ऑफ लाइट फोकस से पास होकर फिर रिफ्लेक्ट बैक होकर गई है। ठीक है, अब देखो मान लो इसका उल्टा हो जाए, कोई रे ऑफ लाइट ऐसे मिरर पे स्ट्राइक करे कि वो फोकस पर जा रही है कुछ इस एंगल से। देखो ये वाली रे ऑफ लाइट देखकर हमें लग रहा है ना ये फोकस की तरफ जा रही है, ऑल्दो ये जा नहीं रही है क्योंकि रे ऑफ लाइट उस तरफ नहीं जा सकती है। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। यानी कि अगर शुरुआत में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो ऐसा लगेगा कि रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास कर गई है, लेकिन अगर शुरुआत में ही वो फोकस की तरफ जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा लगेगा कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई है। ठीक है, अब देखो तीसरा रूल ये है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, ये देखो ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहाँ कहीं फोकस होगा। ठीक, तो अगर कोई रे ऑफ लाइट हमारे मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है तो वो अलोंग द सेम पाथ रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से वो वापस चली जाती है। ठीक, और लास्ट रूल है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट इस तरीके से पोल पर इंसिडेंट कराई जाती है कुछ इस तरीके से, तो जितना इसका मान लो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाकर ये रे ऑफ लाइट पास कर जाती है मिरर से। ठीक है, आई रिपीट, अगर मान लीजिए कोई रे ऑफ लाइट मिरर के पोल पे इंसिडेंट कराई जाती है तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाकर ये रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट कर जाती है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अब रूल्स तो हमने पढ़ लिए, तो अब देख लेते हैं कि किस तरीके से कॉन्वेक्स मिरर्स में इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो अब देखिए कॉन्वेक्स मिरर्स में इमेज फॉर्मेशन के हमें 2 ही केसेस पढ़ने हैं, कॉनकेव मिरर की तरह 6 केसेस नहीं पढ़ने। तो देखो ध्यान से, पहले केस में हमने कहा है कि ऑब्जेक्ट हमारा पोल और इंफिनिटी के बीच में है, तो ये पोल है और इंफिनिटी मतलब कहीं बहुत दूर। तो अगर ऑब्जेक्ट पोल और इंफिनिटी के बीच में है तो वो ऑब्जेक्ट हमें दिख रहा होगा। तो सबसे पहले तो हम ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करेंगे और इसका नामकरण कर देंगे ए बी। ठीक है,
अब देखो इससे दो रेज ऑफ लाइट निकलेंगी। पहली रे ऑफ लाइट मान लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो भाई क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद हमें ऐसा लगेगा कि ये फोकस से पास हो रही है। तो सबसे पहले तो मैं फोकस बना देता हूं फॉर सपोज एफ, ठीक है। जो दूसरी रे ऑफ लाइट है उसको मैं मान रहा हूं कि वो मेरी कर्वेचर से पास होगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। और मान लेते हैं मेरा कर्वेचर कहां होगा, से समथिंग यहां पर, ठीक है। तो अब देखो ये रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद अपने ही पाथ को रिट्रेस करती हुई वापस लौट जाएगी। तो दोनों रेज ऑफ लाइट कहीं वास्तविकता में या रियल में तो मिली नहीं, लेकिन देखो जब हम मिरर के राइट साइड में देखते हैं तो दोनों रेज ऑफ लाइट, इमेजिनरी रेज ऑफ लाइट इस पॉइंट पर मिल रही हैं, ठीक है। और ए बी की इमेज देखो यहीं बनेगी ए डैश बी डैश, ठीक है। ए बी की इमेज यहीं बनेगी ए डैश बी डैश। अच्छा बात कर लेते हैं इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो कैसी इमेज बनी है, तो पहली बात तो देखो यहां पर रेज वाकई में तो मिल नहीं है, ठीक है। पीछे एक्सटेंड करने पर इमेजिनरी तरीके से रेज ऑफ लाइट ए डैश बी डैश इमेज को बना रही है। तो ये इमेज एक वर्चुअल इमेज है। इसके अलावा देखो यहां पर भी एरो ऊपर है, यहां पर भी एरो ऊपर है, तो ये इमेज इरेक्ट है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक हो गई कि हमारी जो इमेज बनी है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है। दूसरी हो गई कि बनी कहां पर है, तो पोल और फोकस के बीच में बनी है, तो बिटवीन पी एंड एफ। और तीसरी कैरेक्टरिस्टिक हो गई कि है कैसी, तो भाई ऑब्जेक्ट से छोटी है तो हम कहेंगे डिमिनिश्ड इमेज बन रही है, ठीक। तो ये हमारी हो गई कैरेक्टरिस्टिक्स। एक सेकंड केस है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, जब हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर पड़ा हो। अब ये बताओ इंफिनिटी पर पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट वैसे तो हमें नहीं दिख रहा होगा, है ना। तो हम ये मान सकते हैं कि उस इंफिनिटी पर पड़े ऑब्जेक्ट से दो पैरेलल रेज ऑफ लाइट इस तरीके से आएंगी और मिरर को स्ट्राइक करेंगी, ठीक है। बहुत ज्यादा हम यहां लिख लेते हैं कि पैरेलल रेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिससे कि हमें कंफ्यूजन ना हो कि ये रेज आ कहां से रही हैं। अब देखो आपको मालूम है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे ऑफ लाइट मिरर को स्ट्राइक करती है तो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा लगता है, मान लो ये फोकस से पास कर रही हो कुछ इस तरीके से। नीचे वाली का भी ऐसे ही होगा, भाई ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, लेकिन एक्सटेंड करने पर ऐसा लगेगा ये फोकस से पास कर रही थी, ये फोकस है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इंफिनिटी पर जो ऑब्जेक्ट था उसकी बहुत छोटी सी इमेज इस पॉइंट एफ पर बनी है, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होगा। और बस यहाँ पर मैं यही लिख सकता हूं कि ये इमेज है, क्योंकि यहाँ मैं ए डैश बी डैश को शो नहीं कर पाऊंगा। अच्छा ये इमेज कैसी है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो सबसे पहली बात की फोकस पर बनी है, ठीक। दूसरी बात वर्चुअल है, भाई मिरर के राइट साइड में बन रही है, वर्चुअल है। तीसरी बात इरेक्ट होगी, ठीक है। और लास्ट में हम कह सकते हैं कि हाईली डिमिनिश्ड होगी, बहुत ही छोटी है, पॉइंट साइज इमेज बन रही है, देख पा रहे हो, तो हाईली डिमिनिश्ड होगी। तो इस तरीके से हमने अपने दोनों केसेस को पढ़ लिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट एक लास्ट टॉपिक है यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर्स, कि कॉन्वेक्स मिरर्स को हम कहां यूज करते हैं। तो पहला तो है कि कॉन्वेक्स मिरर्स को हम एज शॉप सिक्योरिटी मिरर्स यूज करते हैं। जो बड़ी बड़ी ज्वेलरी शॉप्स होती हैं उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए शॉप्स में जो मिरर्स यूज होते हैं वो कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं, ठीक। दूसरा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि कॉन्वेक्स मिरर्स का यूज कार में या व्हीकल्स में एज रियर व्यू मिरर्स किया जाता है, ठीक। क्यों किया जाता है वो समझो, क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर है तुमने देखा वो दोनों ही केसेस में डिमिनिश्ड इमेज बना रहा है ना, बहुत छोटी इमेज बना रहा है। तो अगर मेरा कॉन्वेक्स मिरर बहुत छोटी इमेज बनाएगा ऑब्जेक्ट की, तो छोटी छोटी बहुत सारी गाड़ियों की इमेज हमको दिख जाएगी उस मिरर में, है ना। तो हमारा जो फील्ड ऑफ व्यू है वो बहुत वाइडर हो जाएगा और पीछे आने वाली बहुत सारी गाड़ियों को हम कार के रियर व्यू मिरर में देख पाएंगे, ठीक। दूसरी एक बात ये भी है कि हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर है वो दोनों ही केसेस में इरेक्ट इमेज बना रहा है। तो इमेज इरेक्ट होगी तो कार जो है वो हमको सीधी सीधी दिखाई देगी। अदरवाइज अगर ये इन्वर्टेड इमेज बनाता तो कार के पहिए ऊपर और कार का ऊपरी हिस्सा हमको नीचे दिखता, तो हम क्या ही अपनी कार को दूसरी कार से बचा पाते, एक्सीडेंट होना तय था। तो यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर के ये दोनों एडवांटेज हैं, इसी कारण से कॉन्वेक्स मिरर को एज रियर व्यू मिरर्स यूज किया जाता है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो बहुत ध्यान से इसको पढ़कर जाइएगा। ऑलराइट, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, जो कि हमारा होगा साइन कन्वेंशन फॉर मिरर्स। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।